अब हम पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स की कॉजेज़ को देख लेते हैं। कॉजेज़ में हमने 2 कैटेगरीज़ बना ली हैं। पहले है इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट और दूसरी है एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट। अगर आप अपनी बुक में चेक करते हैं तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट इट्स नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट एससीक्यूज़ के अकॉर्डिंग। और एक दफ़ा आप रीड आउट कर लें। इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि वेस्कुलर चेंजेस आ सकती हैं रोटेटर मसल्स में, या कोलेजन डिसोरिएंटेशन हो सकती है, डीजेनरेशंस हो सकती हैं। जो भी इंटरनली चेंजेस आ रही हैं टिश्यू में, मसल्स में, उसको वो इंट्रिंसिक इम्पिंजमेंट कहता है। सेकंड हमारे पास आ जाती है एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट, यानी कि एक्सटर्नली कोई चीज़ चेंज होगी जिसकी वजह से आपका टिश्यू मसल अफेक्ट होगा और फिर आपके पास पेनफुल सिंड्रोम्स डेवलप होंगे। अब जो एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट है वहाँ पर हम देखें तो फर्दर 3 टाइप्स हैं हमारे पास, जिसमें आ जाती है इंटरनल एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट, प्राइमरी एक्सट्रिंसिक इम्पिंजमेंट या सेकेंडरी इम्पिंजमेंट। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी प्राइमरी होती है। अगर आप प्राइमरी में देखो तो उसने कहा कि जो आपका एक्रोमिन प्रोसेस है उसकी शेप जो है वो 3 तरह की आप क्लासिफाई कर सकते हो। ये जो डायग्राम बनी हुई है इसको आप अच्छे से देख लो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एससीक्यू। सबसे पहले अगर हम टाइप 1 चेक करते हैं तो इसमें फ्लैट एक्रोमियन प्रोसेस होता है। सेकंड आपके पास कर्व्ड एक्रोमियन प्रोसेस आ सकते हैं। थर्ड पे हमारे पास से होता है हुक्ड एक्रोमियन प्रोसेस। अब जो टाइप 1 है ना, ये एक फ्लैट और नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, इसकी वजह से आपके पास कोई भी मसला नहीं आता। बट टाइप 2 और टाइप 3 की वजह से आपके पास रोटेटर कफ पैथोलॉजी डेवलप हो सकती है। और ये एमसीक्यूज़ आता है यूएचएस में कि रोटेटर कफ की पैथोलॉजी है, उसकी रीज़न क्या बन सकती है। टाइप 1 एक्रोमियन प्रोसेस, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 2 एंड 3 बोथ। तो याद रखना कि टाइप 2 एंड टाइप 3 इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी अगर आप इस टॉपिक को देखो तो आप बस एक दफ़ा रीड आउट करो, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लो। एससीक्यू में इसमें से कुछ भी नहीं आता एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उसने फर्दर रीजंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइक जो हमने पहले स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक में डिस्कस की थी, टेंडिनाइटिस बर्साइटिस हो सकता है। अब टेंडिनाइटिस हमने क्या क्या डिस्कस किया था, सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस था, इंफ्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो सकता है, बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस हो सकता है। अब जो ये टेंडिनाइटिस होते हैं इसको हम फिजिकली एग्जामिनेशन में डायग्नोस कर सकते हैं थ्रू सम टेस्ट, जैसे कि नियर टेस्ट चाहिए होता है फॉर सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस। इसी तरह स्पीच टेस्ट होता है फॉर बाइसेप्टल टेंडिनाइटिस। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर यूएचएस। उसके बाद आपके पास बर्साइटिस आ सकता है। बर्सा वहाँ पर एक ही लोकेटेड था, यहाँ पर आपके पास पिक्चर आ रही होगी, वहाँ पर आपको एक बर्सा नज़र आएगा अंडर द एक्रोमियन प्रोसेस, उसको हम कहते हैं सब एक्रोमियल बर्साइटिस। अगर तो इन्फ्लेम्ड है तो सब एक्रोमियल बर्साइटिस हो जाएगा, नॉर्मल है तो सिर्फ बर्सा। इसी तरह सब डेल्टॉइड बर्साइटिस भी कह सकते हैं। अब हम नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट ऑफ पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स को देखेंगे और सबसे पहले हमारे पास प्रोटेक्शन फेज़ आता है। अगर आप बुक में देखो तो आपको एक नोट मिलेगा और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वो क्या बता रहे हैं कि अगर आपकी जितनी भी पुरानी पैथोलॉजी है, जितना भी पुराना केस आ रहा है, बट वंस आपके पास पेशेंट फिजियोथेरेपी ओपीडी या डिपार्टमेंट में आ गया, सबसे पहले आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि आपने उसकी इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करवाना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं तो प्रोटेक्शन फेज़ में हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी क्या आ जाएगी, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हम मोडेलिटीज़ यूज़ करते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड, या हम क्रॉस फाइबर मसाज को यूज़ करते हैं। सेकेंड आपके पास आ जाती है प्रमोट हीलिंग, अगेन मोडेलिटीज़ यूज़ होंगी, क्रॉस फाइबर मसाज यूज़ करेंगे हम लोग। और उसके साथ साथ अगर हमने उस एक्सट्रीमिटी को आपको रेस्ट देना है तो हम स्लिंग यूज़ कर सकते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट करने के बाद हम पेशेंट एजुकेशन पे जाएंगे और उसमें बताएंगे कि किस मूवमेंट्स को उसने अवॉइड करना है, कौन सी पोजीशंस को अवॉइड करना है, कितना रिकवरी में उसको टाइम लगेगा, क्या उसकी गाइडलाइंस होंगी। अगर उसने होम एक्सरसाइज प्लान कुछ फॉलो करना है तो वो किस तरह की एक्सरसाइजेज दी जाएंगी। वहाँ पर जो बाकी टिश्यूज़ प्रेजेंट है, जो मसल प्रेजेंट है, हमने उसकी इंटेग्रिटी और मोबिलिटी को मेंटेन रखना होता है। और जब भी मोबिलिटी की बात आती है तो हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, पैसिव एक्सरसाइजेज से, देन हम एक्टिव असिस्टेड की तरफ जाते हैं, उसके बाद हम सेल्फ असिस्टेड रेंज ऑफ मोशंस की तरफ जा रहे होते हैं। और इंटेग्रिटी मेंटेन रखने के लिए हम उसको आइसोमेट्स या स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेज करवाएंगे। हम स्पोर्ट डेवलपमेंट करवा रहे होते हैं बाकी रीजन्स ऑफ द बॉडी में। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो फोर्सेस का इम्बैलेंस होता है वो बॉडी के फर्दर पार्ट्स को अफेक्ट नहीं करता। और वो हम किस तरीके से करवाते हैं, वो करवा सकते हैं हम पोस्चरल अवेयरनेस टेक्निक्स के थ्रू, या हम शोल्डर पे टेपिंग करवा सकते हैं, कोई स्ट्रैप लगा सकते हैं, आप ब्रेस लगवा सकते हो वहाँ पर। उसके अलावा आप मिरर थेरेपी करवा सकते हो, उसे रिमाइंडर्स देते हो कि अपना पोस्चर ठीक रखना है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो कंट्रोल इन्फ्लेमेशन के बाद आती है कंट्रोल ऑफ पेन एंड जॉइंट इंटेग्रिटी। अब होता है कि जब आपकी शोल्डर में पेन होगा तो पेशेंट अपने शोल्डर की मूवमेंट जितनी हो भी सकती है उसको भी रोक देता है, क्योंकि उससे ऐसा लगता है मैं मूव करूँगा तो मुझे और तकलीफ़ होगी। तो हमने उसके जॉइंट की इंटेग्रिटी मूवमेंट को बरकरार रखने के लिए उसको ऐसी टेक्निक्स करवानी है जिससे वो मेंटेन रहे। अब इसमें क्या आ सकती हैं, इसमें पेंडुलम एक्सरसाइजेज आ सकती हैं, कॉगव्हील एक्सरसाइजेज आ सकती हैं, और आपके पास ग्रेड 2 की जॉइंट डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑसिलेशंस आती हैं जिसकी वजह से आप जॉइंट को मेंटेन रखते हो। फिर आपके पास स्टार्ट होता है फ़ेज़ 2 कंट्रोल मोशन फ़ेज़, और इसमें आप अगेन सबसे पहले पेशेंट की एजुकेशन करते हो। अब फ़ेज़ 1 में तो हम उसको बता रहे थे कि कौन सी मूवमेंट को उसने मॉडिफ़ाई करना है, किसको रिस्ट्रिक्शन करनी है। स्टेज 2 में जब हम पेशेंट एजुकेशन करते हैं तो इसमें हम बताते हैं कि आपकी हीलिंग चल रही है, आपने उसे कैसे प्रोटेक्शन रखनी है, आपने किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को मेंटेन रखना है, रेंज ऑफ मोशन को कैसे मेंटेन रखना है, और जो एक्सरसाइज प्रोग्राम हम आपको घर के लिए दे रहे हैं, जो भी हम इसको क्लिनिक में करवा रहे हैं, आपने उसको छोड़ना नहीं है। तो ये सब फ़ेज़ 2 में इसे बताया जाता है। साथ ही साथ जो हमने फ़ेज़ 1 में जहाँ पर एंड की थी, हमने पोस्चरल अवेयरनेस पर एंड किया था, ठीक है? उसे पोस्चरल टेक्निक्स को भी कहा जाता है कि आपने इसको कंटिन्यू रखना है। सेकेंडली, आप उसके टिश्यूज़ की मोबिलिटी पे काम करते हो, उनको स्ट्रॉन्गर कर रहे होते हो, और इसके लिए आप मसाज यूज़ करते हो, मैनुअल टेक्निक्स करते हो। अब मैनुअल टेक्निक सब टेक्निक्स आ जाती हैं जो थेरेपी अपने हैंड्स के थ्रू इनको एडमिनिस्टर करवा रहा होता है। उसमें मसाज आते हैं, क्रॉस फाइबर मसाज था, आइसोमेट्स आ जाती हैं, सब टेक्निक्स आती हैं। और से थर्ड आपके पास आ जाती है जॉइंट ट्रैकिंग एंड मोबिलिटी को मॉडिफाई करना। इसके लिए आपके पास जो पूरा एक्सरसाइज है आपकी बुक में बना होगा, आप एक दफ़ा इसको यहाँ से पढ़ लेना। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं आपको इस तरह वीडियो में समझा सकूँ, तो आपको रीड आउट करना पड़ेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेशेंट पोजीशन, थेरेपिस्ट पोजीशन और मूवमेंट कौन सी मॉडिफाई हो रही है, ये आपको खुद रीड आउट करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपने डेवलप करना होता है बैलेंस इन लेंथ ऑफ मसल्स जो कि शोल्डर गिर्डल से पास हो रहे हैं। अब इसमें कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो शॉर्टेंड हो जाते हैं, तो आपने उनकी स्ट्रेचिंग करवानी होती है। अब शॉर्टेंड मसल कौन कौन से होते हैं, पास लिवेटर स्कैपुला है, पेक्टोरालिस मेजर है, टीरीज मेजर है, सब स्कैपुलारिस है, पेक्टोरालिस माइनर, लेटिसमस डोर्साई। ये मसल्स यूजुअली आपके पास शॉर्टेंड हो गई होती हैं इन केसेस में, तो इनकी आप स्ट्रेचिंग करवाते हो। इसके बाद स्कैपुलोथोरैसिक मसल्स की आप स्ट्रेंथनिंग और ट्रेनिंग करवा रहे होते हो, और रोटेटर कफ मसल्स की भी आप स्ट्रेंथनिंग करवाते हो। लास्ट पॉइंट हमारे पास फ़ेज़ 2 का आ जाता है डेवलपिंग मस्कुलर स्टेबलाइजेशन एंड एंड्योरेंस। अब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने उस पेशेंट को बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी लेकर जाना है नेक्स्ट स्टेज में, तो पहले ज़रूरी है उसके मसल्स में इतनी स्टेबलाइजेशन हो, इतनी पावर हो, एंड्योरेंस हो कि वो नॉर्मल एक्टिविटी कर सके या जो भी अपना काम था उसकी तरफ वापस आ सके। इसके लिए अब आप सबसे पहले उसको करवाते हो आइसोमेट्रिक रेजिस्टेंस इन ओपन चेन पोजीशंस, और ये पूरी ओपन चेन पोजीशन आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके बाद आप उसकी क्लोज चेन में स्टेबलाइजेशंस करवाओगे। एक दफ़ा स्टेबलाइजेशन डेवलप हो गई तो आप उसकी एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करवाते हो। अब एंड्योरेंस इंक्रीज़ करवाने के लिए हमें पता है कि हमने उसका टाइम इंक्रीज़ करते जाना है। सपोज़ पहले वो अगर 5 मिनट्स के लिए पोजीशन को होल्ड कर रहा था अगेंस्ट सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप उसे प्रोग्रेस करवाते हो टुवर्ड द 10-20 मिनट्स, ठीक है? तो इस तरह से उसकी एंड्योरेंस भी डेवलप हो जाती है। अब हमारे पास आ गया नेक्स्ट फेज़ रिटर्न टू। इसमें वही था हमने बात की थी पहले कि हम एंड्योरेंस को इंक्रीज़ करवा रहे होते हैं। अब इसमें हम और प्रोग्रेशन करवाएंगे। वो प्रोग्रेशन आपकी बुक में लिखते हैं कि अब आप पहले अगर उसे 3 मिनट्स के लिए करवा रहे थे तो अब आप उसे 5 मिनट्स तक के लिए करवाओगे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। उसके बाद हमारा टारगेट होता है कि हम क्विक मोटर रिस्पॉन्सेज जनरेट करवाएं टू इम्पोज स्ट्रेसेस। अब ये किस तरह से करवा सकते हैं, जो पहले हम उसको स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करवा रहे थे वही स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस को हम कंटिन्यू करते हैं, बट स्पीड बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देते हैं और ट्रांजिशंस को फास्ट कर देते हैं, ताकि जितना जल्दी हो सके पेशेंट अपने नॉर्मल स्ट्रेसेस की तरफ आए और उन्हें बर्दाश्त कर सके, उनको रिस्पॉन्ड कर सके, ठीक है। इसके अलावा हम सेकंड स्टेप में और चीज़ें पॉलीमेट्रिक ट्रेनिंग करवा सकते हैं, जैसे कि पहले ओपन चेन में हो रही थी, क्लोज चेन में हो रही थी, उसकी वजह से उसकी पावर भी डेवलप होती है। लास्ट पॉइंट है कि आपने उससे प्रोग्रेशन करवानी है टूवर्ड्स द फंक्शनल ट्रेनिंग, और फंक्शनल ट्रेनिंग में हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, और चैप्टर 6 में था आई गेस। आई होप कि आपको याद हो, अगर नहीं याद तो इसे सर्च करके देख लें एक दफ़ा। और स्पेसिफिसिटी में वो ये बात कर रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को आपने फोकस करना है, उसके बाद इसेंट्रिक ट्रेनिंग पे फोकस करना है,
पेशेंट के हमने हैबिट्स देखते हुए या वो उसकी ऑक्यूपेशन क्या थी उसको देखते हुए हमने उसकी डिज़ायर्ड फंक्शनल एक्टिविटीज़ को सिमुलेट करवाना है। देन उसे हमने अगर सेफ्टी को इंश्योर करवाना होता है, सिम्पटम प्रोवोकेशन को हमने देखना है कि प्रोवोक ना हो किसी भी एक्टिविटी से उसका सिम्पटम पोस्चरल कंट्रोल, जैसे कि हम फेज़ 1 में बात कर चुके हैं, वो आपने कंटिन्यू करवाना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। यहाँ तक आपकी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट हो गई है पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स की। तो इसमें हम देख चुके हैं कि पेनफुल शोल्डर सिंड्रोम्स हैं क्या, उसकी कैटेगरीज़ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 5 कैटेगरीज़ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें से था वो यही वाला था। फिर हमने इसकी कॉजेज़ को डिस्कस किया, उसमें से प्राइमरी कॉज में जो एक्रोमिन प्रोसेस थी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ एंड SCQ। उसके बाद एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना इम्पेयरमेंट्स वगैरह को, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, आप कॉमन सेंस यूज़ करते हुए इतना लिख सकते हो। जो मेन चीज़ है वो आपको ये वाला प्रोटोकॉल आना चाहिए, और इसमें भी कोई न्यू चीज़ नहीं थी। ये आपको पता है कि सबसे पहले आप पेन कंट्रोल करते हो, इन्फ्लेमेशन करते हो, हीलिंग को करवाओगी क्योंकि वहाँ पर टीयर वगैरह हो सकता था, इन्फ्लेमेशन हो सकती थी, एजुकेशन कर रहे होते हो, एंड उसी तरह सीक्वेंस में आपने कंटिन्यू रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। अब हम ऑपरेटिव मैनेजमेंट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।